LLB सेमेस्टर क्लासेस आर अबाउट टू स्टार्ट सून एंड जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एंटर किए हैं they are a little clueless as to how to do answer writing when it comes to LLB. They'll be studying law for the first time. So they would like to know that किस तरह से आंसर लिखने चाहिए LLB एग्जामिनेशन में. तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. Hi guys, I'm Ayushi and welcome to Law Digest. So as you can see on the screen, I have picked up the contract law paper of LLB semester 1 of June 2021. तो यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं. सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज दैट यू गेट 6 क्वेश्चंस एंड दिस इज DU लॉ फैकल्टी पेपर. इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम DU, इफ़ यू आर फ्रॉम एनी अदर कॉलेज एज वेल, फॉर यू गाइज ऑल्सो जो प्रोसीजर होता है, जिस तरह से हमें आंसर लिखने चाहिए एग्जाम में, दैट स्टेज द सेम. नाउ द क्वेश्चन मे बी डिफरेंट बट आई एम टेलिंग यू अबाउट आंसर राइटिंग, हाउ टू गो अबाउट आंसर राइटिंग. ये 100 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें आपको 25 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है 25 मार्क्स का. तो हमें 25 मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखना है. हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज A wants to purchase a motorcycle belonging to B and therefore he writes to B through a letter offering to buy his motorcycle for 80,000. तो लेटर में वो क्या लिखता है, ए को बी की मोटरसाइकिल लेनी है एंड वो उसको लेटर भेज रहा है इसके लिए. लेटर में वो लिखता है आई शैल टेक द मोटरसाइकिल टू बी माइन अनलेस आई हियर फ्रॉम यू. मतलब मैं ये मोटरसाइकिल अपनी मान लूँगा अगर मुझे आपकी तरफ से कोई और रिस्पॉन्स नहीं आता है. ये 80,000 के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है. बी जो है वो कुछ रिप्लाई नहीं करता है. रादर व्हाट बी डज इज ही डायरेक्ट्स हिज एजेंट सी कि इस मोटरसाइकिल को किसी और को आगे मत बेचना, एज आई वॉन्ट टू सेल इट टू ए. बट सी इस मोटरसाइकिल को बेच देता है टू अनदर पर्सन डी. नाउ ए इज सीकिंग योर एडवाइस टू फाइल अ सूट अगेंस्ट सी. ए ने आप लॉयर हैं, ए ने आपकी एडवाइस ली है कि क्या वो सी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है जिसने वो मोटरसाइकिल डी को बेच दी. नाउ डोंट गेट वेरी बॉदर्ड. अभी LLB फर्स्ट सेमेस्टर में एंटर किया है लोगों ने, तो एकदम से इसका आंसर नहीं पता होगा. बट जब आप पढ़ लेंगे, व्हेन योर एग्जाम्स विल बी नियर, देन इट विल बिकम वेरी वेरी ईजी फॉर यू. नाउ जनरली व्हाट हैपन्स इन लॉ फैक इज दैट दे गिव यू केस बेस्ड क्वेश्चंस. सो दिस इज अ केस स्टडी. नाउ दिस केस रिलेट्स टू दैट ऑफ फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले. ये एक पॉपुलर केस लॉ है एंड उसी के ऊपर ये जो केस लॉ यहाँ पर दिया हुआ है ना. उस केस में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ था उसके पास एक हॉर्स था एंड उसके जो अंकल हैं, ही वांटेड टू परचेज दैट हॉर्स फ्रॉम हिम एंड ही सेंट अ लेटर टू हिज नेफ्यू सेइंग दैट मुझे ये हॉर्स आपसे ख़रीदना है एंड आई विल बाई इट फॉर दिस मच रुपीज़ एंड इफ़ आई डोंट हेयर फ्रॉम यू आई विल accept the horse to be mine. Now what happens is that the nephew doesn't convey back to the uncle that okay you can take the horse. Rather he tells his agent कि इस horse को आगे मत बेचना. However the agent sells that horse during an auction. वो auction में चला जाता है horse. तो uncle then sues the एजेंट की ये हॉर्स क्यों बेचा गया है जब हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था. ही सेज देयर वाज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस. अब यहाँ पर भी क्वेश्चन में ये क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि ए का कंटेंशन क्या है. ये मेंशन नहीं है कि ए ने बोला है कि अ कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस. दिस इज फ्रॉम योर लर्निंग, फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स दैट यू विल गेट टू नो. नाउ कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें कहना है, अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है. हमने केस लॉ, लीडिंग केस लॉ जो है इसके रिस्पेक्ट में वो आइडेंटिफाई कर लिया. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद, बिकॉज हमको क्या करना है, वी हैव टू ब्रेक डाउन दिस होल इशू. अगर हमारे पास ये ऑप्शन है कि क्या हम इसके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर सकते हैं या नहीं, सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे कि कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है या नहीं. अगर हुआ है तो सूट फाइल हो सकती है, नहीं हुआ है तो भी सूट फाइल हो जाएगी. बट इवन इन दैट केस कोर्ट जो है वो लीगल इश्यूज पे ही मैटर डिसाइड करेगा. तो इस केस में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट था इनके बीच में.
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था एंड इट वॉज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, देन ऑब्वियसली मोटर बाइक नहीं बेच सकता था सी आगे. बट लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी है, इट इज़ एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. सो सबसे पहले यू कैन स्टार्ट विद मेंशनिंग दैट सेक्शन 2H of the Indian Contract Act says that the contract is an agreement enforceable by law. Now, what are the essentials of a contract? Contract होने के लिए, अगर हमें कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? Essentials. It is very important कि हम essentials को ब्रेक डाउन कर लें. तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट के essentials देखेंगे, एक ऑफ़र होना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए उस ऑफ़र का. Then there must be a consideration between the parties in monetary form. Consideration का मतलब है there is an agreement that comes into existence. ये सब चीज़ें होंगी तो agreement हो जाएगा. लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए, लीगली बाइंडिंग होना चाहिए. कंसिडरेशन जो है वो लीगल होनी चाहिए, फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज़ का. सो ये हमने यहाँ पे सारे एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट के लिख दिए. यहाँ पर हमको फोकस करना है ऑन एक्सेप्टेंस, बिकॉज क्वेश्चन में हमने देखा है कि एक्सेप्टेंस जो है वो बी की तरफ से ए को नहीं आई है कि आई एक्सेप्ट योर ऑफर, रादर इट हैज़ गॉन टू हिज एजेंट सी. सो एक्सेप्टेंस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है. तो हमने पहले डिफाइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, उसके असेंशियल्स ले डाउन कर दिए. अब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की. थोड़ा थोड़ा हम इन सभी असेंशियल्स के बारे में एक एक दो दो लाइन में मेंशन कर सकते हैं. देन वी कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है. फिर एक्सेप्टेंस की बात करेंगे. एक्सेप्टेंस में हम एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में. अगर कोई आपको प्रोविजन मिल जाता है in the law, then you must mention that section. So here we will mention section 2B of the Indian Contract Act जो acceptance को define करता है. It says that when the person to whom the proposal is made, he signifies his acceptance thereto, then the contract is said to be accepted. So the moment you look at the definition of acceptance, you can see here that the person to whom the proposal is made, it is made to B. He has not signified his acceptance to A. Signified his acceptance meaning acceptance A को communicate नहीं करी गई है, signify नहीं करी गई है. Then we will further get into breaking down the essentials for acceptance. Acceptance में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. Acceptance absolute होना चाहिए, unqualified होना चाहिए, ठीक है. Then apart from this, acceptance must be conveyed टू दी ऑफरर, ऑफरर को कन्वे होनी चाहिए. देन फॉर द प्रिस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए. अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई मोड प्रिस्क्राइब्ड है, उसी मोड में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वापस से, कि लेटर से करनी है या ईमेल से करनी है. देन इट शुड बी गिवन विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम. एक टाइम लिमिट होगी कि आपको इतने टाइम के अंदर आपको एक्सेप्ट करना है. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू मेंशन इन दिस आंसर इज दैट मेयर साइलेंस does not amount to acceptance. साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है. तो यही इशू यहाँ पर है कि अगर बी साइलेंट है टूवर्ड्स ए, डजंट मीन दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड द ऑफर. यू कैन फर्दर गिव एग्जाम्पल्स. साथ साथ हर एक चीज़ के लिए एग्जाम्पल दे दीजिए कि मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस में क्या एग्जाम्पल बन सकता है. एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो आपने केस देखा क्वेश्चन में, उसी को देखते हुए आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं. You know, here there's a motorbike. You can just simplify. I'm telling you this short trick कि आप ये बोल सकते हैं कि A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि A B को 100 grams of rice देगा for 500 rupees, and he tells him कि आप मेरे को ये राइस भेज देना by train, and if you don't reply to this communication of mine, then I will assume that you've accepted my offer. So this is essentially relating to the case in question. सेम है, बट हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिए, थोड़े से फैक्ट्स चेंज कर दिए. तो इसी तरह से आप फैक्ट्स को ऑल्टर करके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. उससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि यू हैव क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट. सो गिव एज मैनी एग्जाम्पल्स, साइड सेक्शंस, ब्रेक डाउन कीजिए चीज़ों को एज मच एज पॉसिबल. असेंशियल्स लिखना बहुत ज़रूरी है. देन हम यहाँ पर मेयर साइलेंस वाला इशू कवर हो गया. देन नेक्स्ट वी कम टू कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का भी फर्दर सेक्शन दिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. सेक्शन 4 बात करता है
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। इट सेज दैट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है एक्सेप्टेंस का। नाउ दिस कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड टू द ऑफरर बाय द ऑफरी, कि हाँ मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ इट फर्दर सिग्निफाइज कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सेक्शन 4 में फर्दर गिवन है कि कब कंप्लीट होती है। इट गेट्स कंप्लीटेड अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन ही पुट्स इट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो अगर यहाँ पर ए और बी हैं, अगर बी ने इस अपनी एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिशन में डाल दिया होता, लेटर में लिख दिया होता, एंड ही मस्ट हैव सेड कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपका ऑफर, ही हैज पुट इट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, अब ये उसकी पावर से बाहर हो गया बिकॉज लेटर ए को पहुंचने वाला है। सो द मोमेंट द लेटर रीचेज ए, द एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। तो ऑफरर की नॉलेज में आना ज़रूरी है, ये ही सेक्शन 4 में डील किया गया है। देन व्हेन वी कम टू दिस इशू इन क्वेश्चन, उससे पहले सबसे हमने सेक्शंस मेंशन कर दिए, हमने थ्योरी दे दी, एग्जाम्पल्स दे दिए। नाउ वी हैव टू गिव केस लॉज, यू हैव टू गिव लीडिंग केस लॉज विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इशू। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, जैसे कि मैंने बोला, इज द लीडिंग केस लॉ। तो आप इस केस लॉ को साइट कर सकते हैं। केस लॉ को आप कैसे लिखेंगे? केस लॉ के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था वेयर आई हैड मेंशन्ड कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट फैक्ट्स। 3-4 लाइन में हम अपने फैक्ट्स लिखेंगे कि अंकल और नेफ्यू के बीच में जो मैंने फैक्ट्स आपको बताए वो आप लिखेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स बाय हार्ट ईच एंड एवरी लाइन एज यू हैव स्टडीड इन द बुक्स। यू कैन यूज़ योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में आप आराम से लिख सकते हैं 3-4 लाइन में कि इसके इशू फैक्ट्स ये हैं। देन वी कम टू इशूज़। इशूज़ लिखना ज़रूरी है। इशूज़ में हम ये लिखेंगे दैट वेदर देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट। इशू नॉर्मली स्टार्ट्स विद वेदर, तो क्वेश्चन होता है वो एक। तो इसमें हम लिखेंगे कि वेदर देयर वॉज एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, दैट इज द मेन इशू दैट वी हैव टू सॉल्व। इशू भी आपको याद करने की आज तक ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। जो डिस्प्यूट में जो हमें लॉ क्वेश्चन को आंसर करना है, उसी के ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा वो इशू हो जाता है। देन कंटेंशंस, you can mention the contentions of the parties. Now not each and every student goes on to mention the contentions, but for a good answer I would say that you should mention contentions. Contentions में भी आपको divide कर लेना चाहिए कि contention of plaintiff क्या है and contention of defendant क्या है। So plaintiff की contention है कि there was a contract, कि एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था। डिफेंडेंट की कंटेंशन ये है कि कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, एक्सेप्टेंस नहीं आई थी। देन वी कम टू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम वो चीज़ें डालते हैं जो कोर्ट बोलता है। ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली व्हाट द कोर्ट इज टेलिंग, द रेशियो ऑफ द केस, रेशियो डाइसिडेंडी। तो इसमें हम ये डालेंगे कि कोर्ट ने फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले में जो ऑब्जर्वेशन करी कि एक्सेप्टेंस जो है वो नॉलेज में आनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए, इट मस्ट बी मेड टू द ऑफरर, ऑल दीज थिंग्स विल कम एंड देन वी विल राइट हेल्ड। हेल्ड में हम लिखेंगे केस डिसमिस्ड। देन दिस इज हाउ हमने एक अपना लीडिंग केस लॉ प्रेजेंट कर दिया। इसके अलावा भी जब आप पढ़ेंगे तो छोटे छोटे केसेस भी आपको बीच में आते रहेंगे। So you can cite those cases as well, and instead of going into facts, issues, contentions for every case law, कुछ छोटे केस लॉज होते हैं, उनमें आप बेसिकली एक पैरा में उसको बस रेशियो लिख के सम अप कर सकते हैं। सो ऐसा भी होगा कि केसेस बहुत सारे हो जाएंगे एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द नेम्स। जस्ट इन केस, ऑल्दो ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द केसेस, उससे यू कैन फेच गुड मार्क्स। याद नहीं रहता है बट आपको केस के फैक्ट्स याद हैं तो आप सिंपली ए वर्सेस बी करके लिख दीजिए वहाँ पे। बट इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप केस लॉज के नाम याद रखें। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, जब आप पढ़ते जाएंगे, बार बार आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो अपने आप नाम याद हो जाते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में सबसे अच्छी बात है कि केस मैट्स जो होते हैं आपके, जो फैकल्टी ऑफ लॉ से मिलते हैं, वहाँ पर इंडेक्स पे दिया होता है केसेस कि इस टॉपिक के अंदर कौन से केसेस हैं, इस टॉपिक के अंदर कौन से केसेस हैं। सो इंडेक्स पेज को आप याद कर ले, वो ही एक बड़ा टास्क है कि आपको वो इंडेक्स पेज याद हो जाए तो बहुत सी चीज़ें वहीं से सॉल्व हो जाती हैं। सो कीप व्हेन यू कीप रीडिंग द केस मैट अगेन एंड अगेन, कीप लुकिंग एट द इंडेक्स की वो आपकी मेमोरी में जनरेट हो जाए, एक फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी जनरेट हो जाए वहाँ से।
देन वंस द केसेस आर डन, नाउ हमने यहाँ कंक्लूजन तो दिया नहीं, हमें कंक्लूजन किस तरह से देना है. वी हैव सीन द केस दैट्स गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी विल राइट स्पेसिफिकली आंसर टू द केस इन क्वेश्चन. ये लिखने के बाद मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ से आप एडिशनल मार्क्स फेच कर सकते हैं. यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं कि in view of the above and considering the facts and circumstances of the case, it is apparent that no contract was concluded between the parties. Further, acceptance was not communicated as given in section 4 and mere silence does not amount to acceptance. So basically जो आपने थ्योरी दी है ऊपर उसका एक कंक्लूजन बना के आप दे रहे हैं. And then you can say that in the light of the leading case law of Feldhaus versus Bindley as described above, in this particular case no contract came into existence. So यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो जाता है. तो हमने यहाँ पर आंसर राइटिंग में बेसिकली हमने क्या सीखा कि जैसे ही आप केस लॉ पढ़ते हैं, क्वेश्चन में केस स्टडी पढ़ते हैं, ट्राई टू आइडेंटिफाई कि किस केस लॉ से रिलेटेड है ये. उसके लिए हमें थ्रू आउट द ईयर केस लॉज पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, केस मैथ्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं. देन सिर्फ केस मैथ्स एंड बेयर एक्ट से काम नहीं चलेगा, हमें थ्योरी भी पढ़नी है बिकॉज वो हमें क्वेश्चन में लिखनी होगी. तो सबसे पहले हम सेक्शन लिखेंगे, उसको सेक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए हम उसके असेंशियल्स लिखेंगे. असेंशियल्स में जो हम चीज़ें मेंशन कर रहे हैं उसको फर्दर हम 2-3 लाइन में डिस्क्राइब करेंगे, एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे. देन आफ्टर एग्जाम्पल्स व्हाट वी विल डू, वी विल cite leading case laws on that matter. Once we do that, then we give the decision of the case in question. So ये basically एक flow बनता है हमारा आंसर राइटिंग में. सो इसी तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं एग्जामिनेशन में भी. जस्ट इन केस यूड लाइक मोर गाइडेंस ऑन दिस, मेरा एक और वीडियो है, एक तो LLB फर्स्ट सेमेस्टर पे, आप वो देख सकते हैं. फर्दर LLB फर्स्ट सेमेस्टर को लेके मैंने एक कोर्स मॉड्यूल भी लॉन्च करा हुआ है अपनी वेबसाइट पे. सो देयर इन यू विल गेट द हैंग ऑफ आंसर राइटिंग, बिकॉज वहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं LLB में, जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो उसी तरह से उस फ्लो में दिए हुए हैं. And therein you will see how to write an answer. Just in case you have any other query apart from this, you can mention the same in the comment box below. And if you want to keep watching such videos in future, then do subscribe to this channel, press the bell icon, and don't forget to follow us on Instagram if you're trying to make a career in the legal field, because वहाँ पर हम बहुत interesting legal content आपके लिए डालते हैं.